अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और आज हम देखेंगे इन डिटेल सेक्शन 113 मिनिमम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ सर्टेन पर्सन्स। और चैप्टर भी जो है चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर भी मिनिमम टैक्स का है। मिनिमम टैक्स की कुछ हिस्ट्री यूँ है कि प्रीवियस लॉ में, ये तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। प्रीवियस लॉ जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था, उसमें जो है क्या कहते हैं, एक बहुत मशहूर केस है 1997 सुप्रीम कोर्ट इलाही मिल्स लिमिटेड। और उसमें ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है वो प्रॉफिट्स के साथ साथ, प्रॉफिट्स पे तो हिस्टोरिकली हमेशा टैक्स जो है, प्रॉफिट इनकम टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे दिया जाता है, लेकिन बिजनेसेस के हवाले से। लेकिन उन्होंने ये किया कि उन्होंने सेल्स यानी टर्नओवर के ऊपर भी टैक्स लगा लिया, तो काफ़ी साल के केसेस चलते रहे। बेसिकली तो 1990 से शुरू हुआ सिलसिला, 90 से या 92 से। और कुछ सेक्शन प्रीवियस लॉ के 80C और 80D थे, और वो जो है फिर जब ये नया लॉ आया तो इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और बेसिकली मिनिमम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सर्टेन पर्सन्स, यानी हर शख्स की बात नहीं हो रही, सैलरीड पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ ज़्यादा एम्फोसिस है ऐसे ऐसी इनकम्स पे जिसमें से डिडक्शंस माइनस हो सकती हैं। यानी कि आपको पता है सैलरी में से सिर्फ मेडिकल अलाउंस माइनस होता है, वो भी सर्टन सर्कमस्टांसिस में, हर सर्कमस्टांस में नहीं। और वो सेकंड शेड्यूल में क्लॉज में दिया हुआ है कि मेडिकल अलाउंस कब कब माइनस हो सकेगा। उसके अलावा सैलरी से सच कोई डिडक्शन नहीं होती। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो दूसरा हेड है, उसमें डिडक्शंस किसी साल अलाउड होती हैं, किसी साल वो जो है ना वो फिक्स टैक्स वाला बन जाता है। तो इसीलिए जो है उसमें से भी लिमिटेड डिडक्शंस माइनस हो सकती हैं। फिर जब हम आते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस पे, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे ज़्यादा डिडक्शंस माइनस होती है और उसके प्रॉफिट्स पे होते हैं। ऐसे बिजनेसेस ज़रूर हैं जो अपनी सेल्स पे टैक्स दे दें, तो वो भी टैक्स उनका फाइनल टैक्स होता है। लेकिन बेसिकली जो है बिजनेसेस में, तो यहाँ बिजनेसेस को टारगेट किया गया है। और देखते हैं, शुरू करते हैं। कहता है दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए रेजिडेंट कंपनी। तो सबसे क्लियर हो गया कि सर्टेन पर्सन में सबसे पहले तो रेजिडेंट कंपनीज, तो जितने भी लोग कंपनी बना रहे हैं उन्होंने ये देखना है कि सिर्फ उनके प्रॉफिट्स नहीं बल्कि उनका जो टर्नओवर है, उनका सेल्स है, उसके हवाले से जो है रेजिडेंट कंपनीज ने मिनिमम टैक्स देना होगा। प्रॉफिट्स पे तो नॉर्मल टैक्स होगा, सेल्स पे जो है ना मिनिमम टैक्स कैलकुलेट होगा। फिर वो कहता है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट कंपनी। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये ऐड हुआ है। ये जो मुख्तलिफ चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे ये फाइनेंस एक्ट 2020 में ऐड हुआ है, यानी टैक्स ईयर 2021 के लिए, क्योंकि सर्टन पर्सन के अंदर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट टैक्स ईयर 2021 में ऐड हुआ है। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जहां एक नॉन रेजिडेंट जिसका कारोबार या कंपनी जो किसी और जगह रजिस्टर्ड है, किसी और कंपनी लॉ के तहत किसी और मुल्क में बनी है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मतलब लेजॉन ऑफिस नहीं बल्कि लेजॉन ऑफिस से आगे वाला स्टेप, यानी ब्रांच ऑफिस है, फैक्ट्री है, या कोई माइनिंग कोल माइनिंग की उनके पास है, या कोई फिज़िकल जगह है, या कोई राइट्स अवेलेबल है जिससे वो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस जगह को परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। और इसमें फिर थर्ड नंबर पे हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर फाइनेंस एक्ट 2010 में ऐड हुआ था। एन इंडिविजुअल, यानी इसके अंदर अब इंडिविजुअल को भी 2010 से ऑनवर्ड डाल दिया गया था। हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन, अब 100 जो है रेड में है, इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं टैक्स ईयर 2022 के हिसाब से हम इनकम टैक्स लॉ को देख रहे हैं। तो इस साल जो है टैक्स ईयर 2022 में जिस इंडिविजुअल के 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होगा, और इस वर्ड पे भी हम देखेंगे, इस पर भी बहुत बहस होती है कि टर्नओवर से क्या मुराद है। वन जिसका हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन रुपीज़ और अबव इन टैक्स ईयर, वो 2017 और इन सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स जो है वो कह रहा है। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है टैक्स ईयर 2017 के बाद से, क्योंकि मिनिमम टैक्स ये भी है ना कि जो है जिस साल आप, अब टैक्स ईयर 2022 है, तो अगर इस साल आप 10 करोड़ से ज़्यादा एज एन इंडिविजुअल कमाते हैं तो वह अब किस हेड के नीचे है, क्या है, वो भी सारी चीज़ें देखते हैं।
and an association of person having turnover of 100 million rupees or above in the tax year 2017 or in any subsequent year. तो इंडिविजुअल और एओपी को भी ले आए हैं मिनिमम टैक्स के फोल्ड में. रेजिडेंट कंपनी से तो ओरिजिनल सेक्शन स्टार्ट हुआ था. परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी भी आ गई. अब नॉन रेजिडेंट कंपनी क्या होती है, रेजिडेंट कंपनी क्या होती है, वो अलग सेक्शंस में डिफाइंड है. इंडिविजुअल से क्या मुराद है, एओपी, वो अलग सेक्शंस में है. तो अगर आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री और इनकम टैक्स देख रहे हैं जहां हम सेक्शन 1 से 242 तक और 12 शेड्यूल तक गए, उसमें भी आपको आइडिया होगा. और अब ये जो डिटेल्ड सेक्शंस हम देख रहे हैं इसमें भी आपको आइडिया होगा. तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल जिसकी 10 करोड़ से ज़्यादा सेल रही है 2017 में या उसके बाद, तो वो भी मिनिमम टैक्स पे करेगा. तो हो सकता है इस साल आपकी 10 मिलियन ना हो, लेकिन प्रीवियस 2-3 सालों में 10 करोड़ आपकी रहा हो, 100 मिलियन, 10 करोड़ आपकी टर्नओवर रहा हो, तो जो है आपने मिनिमम टैक्स देना है. वेयर फॉर एनी रीज़न व्हाट्सोएवर अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस इंक्लूडिंग एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग. इस जुमले का मतलब ये है कि ये सब लोग क्या करेंगे, ये सब लोग मिनिमम टैक्स तब देंगे जब इस ऑर्डिनेंस के तहत या किसी और कानून के तहत इस इंडिविजुअल का, इस रेजिडेंट कंपनी का, इस परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का लॉस हो गया, यानी उन्होंने टैक्स लॉस डिक्लेयर किया, फिर भी वो मिनिमम टैक्स पे करेंगे. इसी तरह सेट ऑफ लॉसेस, प्रीवियस ईयर के टैक्स लॉसेस जो हैं वो इस साल जो है क्लेम हुए, तो तब भी वो मिनिमम टैक्स पे करेंगे. एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो कंपनीज एग्जेम्प्ट भी होती हैं, और अगर ये आप इलाही मिल्स लिमिटेड का केस सुप्रीम कोर्ट का 1997 का देखें, तो उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को पावर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत टैक्स लगाने की, तो उन्होंने प्रॉफिट्स के साथ साथ जो है ना सेल्स पे भी टैक्स, ये बेसिकली सेल्स पे टैक्स है, सेल्स टैक्स नहीं है, सेल्स पे टैक्स है. और सेल्स पे क्यों टैक्स लग रहा है, क्योंकि वो कंपनी अपनी टैक्स रिटर्न में एग्जम्पशन क्लेम कर रही है. अब आप जितने भी लोग हैं जो एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि अगर आप एग्जम्पशन क्लेम भी कर रहे हैं तब भी आपको मिनिमम टैक्स पे करना होगा, अनलेस कि आपको सेकंड शेड्यूल में मिनिमम टैक्स से भी एग्जम्पशन हो. एक तो आपको नॉर्मल टैक्स से एग्जम्पशन होगी, फिर आपने वही वाली बात है कि एक जंगल है जिसमें आपने पहले नॉर्मल टैक्स से भी बचना है और फिर मिनिमम टैक्स के जानवर से भी बचना है, और फिर इसके अलावा आपने कंपनीज के केस में कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग कॉर्पोरेट टैक्स, तो उससे भी बचना है, तब जाके आप टैक्स से बचेंगे. अच्छा, और फिर वो कहता है कि या ये पहली रीज़न हो सकती है लॉस पूरे साल में हो गया, तब भी आपका टैक्सेबल प्रॉफिट ज़ीरो है, तो तब भी आप मिनिमम टैक्स देंगे. आपने प्रीवियस ईयर के लॉसेस एडजस्ट किए हैं, टैक्स लॉसेस. अब टैक्स लॉसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे. ये आप वीडियो taxdosti.com वेबसाइट पे भी देख रहे होंगे, तो वहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें भी हम शेयर करेंगे. इसी तरह एग्जाम्पशन फ्रॉम जो है टैक्स, वो जो है वो भी आप अगर क्लेम करेंगे तो आपको मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा. इसी तरह अगर आप टैक्स लॉ में मुख्तलिफ क्रेडिट्स और रिबेट्स दिए हुए हैं, वो भी अगर आप क्लेम करेंगे और उसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम ज़ीरो आती है या ऊपर के केसेस में नेगेटिव आती है, तो भी आप मिनिमम टैक्स देंगे. द क्लेमिंग ऑफ अलाउंस और डिडक्शन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस, नो टैक्सेस पेबल और पेड बाय. अब ये जो फिफ्थ सिनेरियो है ई, इसमें वो बता रहा है कि चलें ऊपर तो लॉसेस थे और रिबेट्स थे, अब ये भी हो सकता है कि आप कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो, आपके पास टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हों जिस पे टेंजिबल पे डेप्रिसिएशन और इनटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन चार्ज होती है, और वो इतनी ज़्यादा चार्ज हो कि आपके जो उस साल के प्रॉफिट्स हैं वो ज़ीरो है, उस वजह से नो टैक्स पेबल, नॉर्मल टैक्स जो है वो नहीं. और पेड बाय द पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर और टैक्स पेबल और पेड बाय द पर्सन फॉर अ टैक्स विच इज़ लेस देन और द परसेंटेज एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ. ये तो खैर आपको वो बता रहा है कि आपका जो टैक्स पे हो रहा है वो इसको कैलकुलेट करते हैं ऑफ द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द पर्सनस टर्नओवर फ्रॉम ऑल सोर्सेज फॉर द ईयर. इस सिनेरियो में वो कह रहा है कि और का वर्ड यहाँ पे यूज़ है, इसके मतलब से इन सारे सिनेरियोज में बात हो रही है
कि चाहे आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्लेम कर रहे हैं, कुछ भी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के केस में जो आपने ज़ीरो टैक्स पे किया या जितना भी टैक्स पे किया नॉर्मल टैक्स के तहत, वो अगर आप अपना सेल्स के बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी आप अपना टर्नओवर पर एक सर्टेन परसेंटेज यानी 1% कैलकुलेट करते हैं और वो 1 लाख रुपए आ जाता है, और आपने जो नॉर्मल टैक्स प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट किया था वो 30,000 था, तो फिर आप 1 लाख पे करेंगे, 30,000 पे नहीं करेंगे। यहाँ एक पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। For the purpose of this subsection, the expression tax payable or paid does not include tax already paid or payable in respect of deemed income which is assessed as final discharge of tax liability under section 169 or under any other provision। यानी वो कह रहा है कि बेसिकली टैक्स पेबल और पेड में वो वाली इनकम नहीं लेंगे जिस पर जब एक दफ़ा टैक्स डिडक्ट हो जाए तो वो फुल एंड फाइनल होता है, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के केस में हो सकता है, जैसे वो जो है पोर्ट्स के केस में हो सकता है, और भी ऐसे सिनेरियोज़ हैं जब आप गुड्स प्रोवाइड करते हैं किसी विद होल्डिंग एजेंट को, वो अगर आपसे डिडक्शन कर ले तो वो फुल एंड फाइनल टैक्स। इसी तरह उसने कहा टैक्स पेबल और पेड अंडर सेक्शन 4B यानी सुपर टैक्स की बात करें, तो ये जो ऊपर बात हो रही है कि जो आपने टैक्स पे किया है उसके अंदर सुपर टैक्स, और वो टैक्स जो आपने ऐसी इनकम्स पे किया जो फुल एंड फाइनल इसमें शामिल नहीं होगा। वो कहते हैं वेयर दिस सेक्शन अप्लाइज। तो आई होप कि आप सेक्शन 1 की लॉजिक समझ गए कि सेक्शन 1 कह रहा है कि अगर किसी वजह से आपका नेगेटिव या ज़ीरो टैक्स है तो फिर आपने मिनिमम टैक्स देना है। अगर आपने ज़ीरो टैक्सेबल इनकम नहीं है, आपकी 10 लाख 20 लाख टैक्सेबल इनकम है और उस पर आपने एक सर्टेन टैक्स कैलकुलेट हो गया, सपोज करें 3 लाख कैलकुलेट हो गया, लेकिन आप अपने टर्नओवर सेल्स के हिसाब से आप पर जो है 7 लाख रुपए टैक्स आ रहा है, तो फिर आप 7 लाख रुपए टैक्स पे करेंगे, और वो अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन के केस में होगा। वेयर दिस सेक्शन अप्लाइज द एग्रीगेट ऑफ द पर्सनस टर्नओवर एज डिफाइंड इन सबसेक्शन 3 for the tax year shall be treated as the income of the person for the year chargeable to tax। ये जो पावर है, ये जो जुमला लिखा है, ये पावर वो इलाही मिल्स लिमिटेड के केस में 1990, और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं taxdosti.com के होम पेज पे भी वो इसका लिंक दिया हुआ है। अभी एक रिसेंटली भी नॉन फाइलर्स की अलग से पोर्टल बन रहा है, तो उस पर हमने बात किया कि नॉन फाइलर्स को गवर्नमेंट अलग से पोर्टल बना सकती है, तो उसके अंदर भी ये इलाही मिल्स लिमिटेड के केस का जो है कि रू से वो बना सकती है नॉन फाइलर्स का भी अलग से पोर्टल, और उनकी ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर सकती है, और फिर उनके बेसिस पर उन पर एक प्रोविजनल टैक्स भी लगा सकती है। तो उस केस की वजह से वो इंशाल्लाह किसी वक्त मौका मिलेगा तो डॉक्टर इकरामुल हक जो मेरे उस्ताद हैं उनके साथ बैठेंगे और इस केस को डिटेल में उनके साथ डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी और कैसे ये हुआ। तो ये जो जुमला लिखा है कि जो इनकम जो है फिर उसकी प्रॉफिट्स कंसिडर नहीं हो गया, बल्कि उस पर्सनस के टर्नओवर जो सेक्शन नंबर 3 में जो है सब सेक्शन 3 में टर्नओवर का मतलब जो बताया गया है, वो जो है टर्नओवर जो है उसकी इनकम बन जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट है कि जो वैसे तो टैक्स जो है चार्जेबल टू टैक्स प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन जो उसका टर्नओवर है वो उसकी इनकम कंसिडर की जाएगी। द पर्सन शैल पे एज इनकम टैक्स फॉर द टैक्स ईयर इंस्टेड ऑफ एक्चुअल टैक्स पेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस, मिनिमम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ रेट्स एज स्पेसिफाइड इन डिवीजन ये ऑफ फर्स्ट पार्ट। आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हुए थे 0.25 से, फिर ये 1% हो गए, 1.5 भी हो गए, 0.25 भी हैं। मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनके लिए डिफरेंट रेट्स जो है ना सेट हुआ है। एक्सप्लेनेशन में वो कह रहा है रेड में है तो इसका मतलब है टैक्स ईयर 2022 में ऐड हुआ है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लेरिफाइड that the definition of turnover covers receipts from all business activities in line with the expression turnover from all sources used in subsection 1, including but not limited to receipt from sale of immovable property where such receipt is taxable under the head income from business। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने जो काम भी कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल भी कर रहे हैं और किस्म के भी बिजनेसेस कर रहे हैं, तो सारे बिजनेसेस के टर्नओवर को कंबाइन किया जाएगा और उसके हिसाब से टर्नओवर होगा। वेयर टैक्स पेड अंडर एक्सीड्स द एक्चुअल अमाउंट पेबल, the excess amount of tax shall be carried forward for adjustment against tax liability
अंडर द अफोर्ड सेटमेंट। जहाँ पे एक्चुअल टैक्स जो नॉर्मल प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट होना था उससे ज़्यादा मिनिमम टैक्स बन रहा है, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। 30,000 आपने पे करना था, 1 लाख रुपए मिनिमम टैक्स बना, 30,000 नॉर्मल टैक्स बना, तो 70,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप पे ज़रूर करेंगे, गवर्नमेंट को कैश आ जाएगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे रेड में ऐड हुआ है और रिसेंट सवाल भी पूछा गया है, नवीद पूछ रहे थे, तो ये जो है ना एक्सप्लेन करें कि प्रोवाइडेड दैट इफ टैक्स इज पेड अंडर सबसेक्शन 1 ड्यू टू द फैक्ट दैट नो टैक्स इज पेबल और पेड फॉर द ईयर। तो ऊपर देखिए सबसेक्शन 1 के दो पार्ट्स हैं कि जहाँ पे नो टैक्स इज पेबल यानी कि चूँकि एग्जामेशन है या टैक्स लॉसेस हैं, या पेड फॉर द ईयर or paid for the year due to the fact that no tax is payable or paid for the year, यानी कि ना तो पेबल बना ना पेड था। ना तो आपने पेबल का मतलब ये है कि एग्जाम्शन थी तो पेबल ही नहीं बना क्योंकि लॉ ने तो एग्जाम्प्ट कर दिया, और पेड फॉर द ईयर। और पेड का मतलब ये है कि आपका नॉर्मल बिजनेस कर रहे थे लेकिन आपके टैक्स लॉसेस इतने ज़्यादा हो गए कि जो है ना आपको पे नहीं करना पड़ा। अगर टैक्स लॉसेस ना होते या रिबेट्स और क्रेडिट्स आप क्लेम ना करते जो आपका जायज़ हक था, तो आपको पे करना पड़ता। तो ये वो बात कर रहा है कि जहाँ पे प्रोवाइडेड, और सबसेक्शन 1 में बात कर रहे हैं। सबसेक्शन 1 जो है वो मेन जान है इस सेक्शन की, और वहाँ पे सारा स्कोप बताया गया है, सिनेरियो सारे बताए गए हैं। जो भी सिनेरियो उससे बाहर होगा तो फिर वो केस वो चीज़ बाहर हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि जहाँ नो टैक्सेस पेबल क्योंकि एग्जाम्शन थे, या और पेड क्योंकि टैक्स लॉसेस थे, द इंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड under subsection shall be carried forward for adjustment in the manner stated aforesaid, provided further that the amount under this clause shall be carried forward and adjusted against tax liability for 5 tax years immediately succeeding the tax year for which the amount was paid। तो अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं वो बात कर रहा है कि जहाँ आपने कोई भी टैक्स नहीं था तो मिनिमम टैक्स आपने पे किया। अब मिनिमम टैक्स कितना था वो फर्स्ट शेड्यूल में जाके अभी हम रेट्स भी देख लेंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल वो भी मसला हल हो जाए कि कौन कौन से रेट्स हैं मिनिमम टैक्स के सेक्शन 113 के फर्स्ट शेड्यूल में। तो जो जिस इंडस्ट्री में भी आप फॉल करते हैं, और फिर आप अगर इंडिविजुअल हैं 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले, या आप रेजिडेंट कंपनी है चाहे आपका टर्नओवर ज़ीरो भी हो, मतलब थोड़ा भी हो, 10 करोड़ से कम भी हो, तब भी हर कंपनी पे मिनिमम टैक्स लगता है, लेकिन हर इंडिविजुअल पे नहीं लगता क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर जो टर्नओवर कमा रहा है 2017 के बाद उस पर लगता है। तो कह रहा है द इंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट इन द मैनर स्टेटेड अफोरसेड। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि एक्सीड द एक्चुअल अमाउंट, द एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट टैक्स लाइबिलिटी अंडर फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है जी। और ये क्या है प्रोवाइडेड, यहाँ पे वो प्रोविज़न डाल रहा है। प्रोविज़न डाल रहा है किस सिनेरियो के लिए, वो देखें बात यह है कि यहाँ पे जो वो बात कर रहा है ना सी, और इसकी प्रोविज़न ये है। प्रोविज़न का मतलब है कि वो एक एक्सेप्शन कर रहे हैं, वो या वो क्लैरिटी दे रहे हैं इस बात को ऐड करके और इस बात को भी ऐड करके, इन दोनों बातों को टैक्स ईयर 2022 में वो क्लैरिटी दे रहे हैं। क्लैरिटी क्या दे रहे हैं कि सी में जो पहले से लॉ में मौजूद है 4, यहाँ 4 का मतलब है कि ये तो खैर 2013 में ऐड हुआ था, लेकिन 2001 में जब लॉ बना था तो ये बाकी पार्ट्स ये चीज़ें सब थी यहाँ पे। तो कह रहा है कि जहाँ पे एक्चुअल टैक्स पेबल और मिनिमम टैक्स की बात आ जाती है, और एक्चुअल टैक्स पेबल इसलिए होता है क्योंकि आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स होते हैं, यानी आपके टैक्सेबल प्रॉफिट नेगेटिव या ज़ीरो नहीं है। तो उस सिनेरियो में आप जो एक्सेस अमाउंट पे करेंगे वो कैरी फॉरवर्ड होगी। और यहाँ पे बात हो रही है, और जारी बात है ये ट्रिब्यूनल में भी और हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात गई होगी, तो इस वजह से ये क्लैरिटी यहाँ ऐड हुई और अच्छी बात है ऐड हुई है। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे टैक्स ही नहीं पे करना था, तो जहाँ नॉर्मल प्रॉफिट्स थे और एक्चुअल टैक्स पेबल बनता था और मिनिमम टैक्स ज़्यादा था, तो वहाँ जो मिनिमम टैक्स यानी 30,000 प्रॉफिट नॉर्मल टैक्स था, और 1 लाख रुपए जो है वो मिनिमम टैक्स था, तो 70,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। इस दूसरे केस में टर्नओवर के ऊपर, इस केस में आप पर 30,000 टैक्स बनता ही नहीं था क्योंकि आपके जो प्रॉफिट्स थे
वो ज़ीरो थे या नेगेटिव थे। और मैं बार बार बता चुका हूँ ज़ीरो नेगेटिव क्यों थे। तो वहाँ पे 1 लाख रुपए जो आपने पे किया वो सारा का सारा कैरी, द इंटायर अमाउंट ऑफ द टैक्स विल बी कैरी फॉरवर्ड। और कितना कैरी फॉरवर्ड होगा इस पे फिर एक अलग से झगड़ा होना था। तो उन्होंने कहा प्रोवाइडेड फर्दर that the amount under this clause shall be carried forward and adjusted against tax liability for 5 tax years। यानी टैक्स ईयर 2022 में हुआ है तो 23, 24, 25, 26, 27 तक जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अगर आपके यही हालात चलते रहे कि आप मिनिमम टैक्स पे किए जा रहे हैं और आपको एग्जम्पशन अवेलेबल है, आपके टैक्स लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सिनेरियो में हुआ है। तो उन्होंने क्लैरिटी दे दी और डिफ्रेंशिएट कर लिया कि क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी इस जुमले से कि एक्चुअल टैक्स वाला सिनेरियो। और इसलिए कहते हैं ना टैक्स लॉ में हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होती है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब ये कि हर जो चीज़ ब्लैक में वो लिखी हुई है, वाइट उसका बैकग्राउंड है। तो इसलिए जो चीज़ लिखी है वो है, जो चीज़ नहीं लिखी वो पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेशन ने, उनकी इंटेंशन ये नहीं थी। तो उनकी ये इंटेंशन नहीं थी कि जहाँ पे ज़ीरो टैक्स हो, जहाँ पे या माइनर नेगेटिव टैक्सेबल इनकम हो जिसको टैक्स लॉस कहते हैं, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, आप अगर जो है ये करते हैं टैक्स पे करते हैं बेस्ड ऑन टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है वो यहाँ सेक्शन 3 में देखेंगे, लेकिन उसका बारे में बताया गया सेक्शन 1 में कि टर्नओवर के हिसाब की बेसिस पे करेंगे। और टर्नओवर जो है यहाँ पे बताया गया है कि वो टर्नओवर जो है वो आपकी इनकम कंसिडर होगी सब सेक्शन 2 में। और रेट्स क्या होंगे वो फर्स्ट शेड्यूल में ऊपर जिक्र किया। और वो जो टैक्स पेबल और पेड है उसके अंदर कौन से टैक्सेस शामिल नहीं होंगे, सुपर टैक्स और जो फाइनल टैक्स वाले होते हैं जिन पे टैक्स डिडक्ट हो जाता है और फिर आपको मज़ीद उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई है कि ये सेकंड जो सिनेरियो है उसके लिए ये प्रोविज़न ऐड की गई है जहाँ पे नो टैक्सेस पेबल और पेड, और वो सारी अमाउंट जो है ना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो 1 लाख का 1 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा और अब अगले साल फिर सिनेरियो नहीं बनता तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 5 साल तक ये सिलसिला चल सकता है और इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, अच्छी तरह से उन्होंने ड्राफ्ट किया। टर्नओवर को देखते हैं जी। टर्नओवर मीन्स द ग्रॉस सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। यानी कि जो गुड्स के केस में ग्रॉस सेल्स कह लें और सर्विसेज के केस में ग्रॉस रिसीट्स कह लें, जो या आप ये भी कह लें गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज नीचे आ रहा है आप कह सकते हैं, चाहे आप उसे ग्रॉस सेल्स कहें या ग्रॉस रिसीट्स कहें, उसमें से सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज निकाल दें, ट्रेड डिस्काउंट निकाल दें। ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है जो इनवॉइस के ऊपर दिया जाता है। एक वो होता है जो बाद में आप पेमेंट जल्दी करते हैं तो आपको मिलता है फाइनेंस या बिजनेस डिस्काउंट, वो नहीं। ट्रेड डिस्काउंट शोन ऑन द इनवॉइस और बिल्स डिराइव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो एक्सक्लूडिंग एनी अमाउंट टेकन एज डीम्ड इनकम एंड इज असेस्ड एज फाइनल डिस्चार्ज। तो वो तो सिंपल कह रहा है कि टर्नओवर में सिर्फ वो सेल्स और वो सेल्स ली जाएंगी जिसमें से इनकम टैक्स डिडक्शंस हो सकती है। अगर वो ऐसी कोई इनकम है, आप ऐसा कोई कारोबार कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कर रहे हैं या और कोई कारोबार है फार्मास्यूटिकल का है वो, तो जहाँ पर आपकी जो सेल्स है वही आपकी इनकम है और उस पर जितना भी आपका रेट होगा, एक्सपोर्टर की एग्जांपल ले ले, एक्सपोर्टर से अगर 1% या अगर वो आज हम विद होल्डिंग पे भी कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री आजकल चल रही है तो रेट्स हैं देख लें 1% हैं, अगर एक्सपोर्टर से डिडक्ट होते हैं तो जो है वो उसकी फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी है, वो जो है वो अमाउंट टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। तो उसका टर्नओवर जो है अगर वो इंडिविजुअल है और वो 25 करोड़ की भी एक्सपोर्ट्स कर रहा है तो वो 10 करोड़ वाला जो थ्रेशोल्ड है इंडिविजुअल है वो उसने क्रॉस नहीं किया क्योंकि उसकी जो इनकम है वो है। और देन अगेन इस पर बहुत सारी बहस और भी हो सकती है कि 10 इंडिविजुअल का 10 करोड़ यानी 100 मिलियन में कौन कौन सी इनकम शामिल है, लेकिन यहाँ पे जनरल डेफिनेशन दे रहे हैं। टर्नओवर से मुराद है कि जो इनकम जिसमें से टैक्सेबल जो है डिडक्शंस माइनस हो सकते हैं। इसी तरह ग्रॉस फीस और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज फॉर गिविंग इंक्लूडिंग कमीशन, कमीशन को शामिल करके एक्सेप्ट के वेयर फाइनल डे, तो ऐसी कमीशंस जिस पर सेक्शन 233 के तहत टैक्स डिडक्शन हो जाती है और वो फुल एंड फाइनल होती है। इस साल टैक्स ईयर 2022 में देखें
कि वो जो कमीशन पे डिडक्शन हुई है वो फुल एंड फाइनल है, अगर वो है तो वो भी आपके टर्नओवर में शामिल होगी। तो हो सकता है आप मल्टीपल काम करते हो, आप पंखे भी बेचते हों और उसके अलावा आप फिटिंग जो करते हैं उन सारों की इंस्टॉलेशन, एसी भी बेचते हो और उसकी इंस्टॉलेशन भी करते हो, तो उससे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो। इसी तरह ग्रॉस रिसीट फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप विद होल्डिंग के जो कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री चल रही है आजकल यूट्यूब चैनल पे टैक्स दोस्ती के, वो देखें तो हमने बताया था कि जहाँ पे सिर्फ गुड्स 100% चीज़ें एसी प्रोवाइड करें, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जहाँ सिर्फ उन एसीज को फिट करने की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो प्योरली सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप एसी भी प्रोवाइड कर रहे हो साथ में उसकी फिटिंग की भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और उस बेसिकली तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है एक्सेप्ट कवर्ड अंडर दी फाइनल डिस्चार्ज, यानी यहाँ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिस पर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पे जो सेल प्राइस पे जो डिडक्शन हो जाए और वो फुल एंड फाइनल हो तो वो भी टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। तो हो सकता है आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो, कुछ गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कर रहे हो, कुछ प्राइवेट लोगों के साथ कर रहे हो। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले जो होंगे वो आपके मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए टर्नओवर में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उस पर फुल एंड फाइनल अगर उस पर कटता और वो फुल एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आपके टर्नओवर के दो पार्ट्स हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप ये सारे काम कर दें तो आपने देखना है कि गुड्स में, सर्विसेज में, कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन। और इसी तरह कंपनी शेयर ऑफ द अमाउंट स्टेटेड अबव ऑफ एनी एसोसिएशन, अगर किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कंपनी पार्टनर है और उसको जो है अमाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट मिला है तो वो भी टर्नओवर में शामिल होगा। उस एओपी का टर्नओवर नहीं शामिल होगा, ये भी उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी दी है। ये बहुत दफ़ा चेंज भी होता रहा है, तो कहने का मतलब है इसके ये है वो ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स जिसका नॉर्मल टैक्स, मिनिमम टैक्स और ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों कंपनीज के लिए कैलकुलेट होता है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा होता है वो था, और इसको भी इंशाल्लाह किसी दिन देखेंगे। इस 113C 113C है तो इसका मतलब है कि इसी का रिश्तेदार है, यानी कि सेक्शन 113 का। तो आई होप कि इस वीडियो में आपने मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट, उसकी एप्लीकेशन किन पर्सन पे है जो बड़ा क्लियर करके है, जिसमें परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऐड हो गया, किस वजह से उन्होंने मिनिमम टैक्स देना। अगर आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं आप फिर भी मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर आपके अच्छे खासे प्रॉफिट्स और मिनिमम टैक्स पीछे रह गया तो आप अपने टैक्स पे देंगे। इंक्लूडिंग कंपनीज़ के रेट्स होते हैं आज 22% है या 21% है उनके प्रॉफिट्स पे, और इंडिविजुअल्स के अपने स्लैब रेट्स वगैरह होते हैं। और फिर ये मुख्तलिफ सिनेरियो जहाँ डेप्रिसिएशन और ये सब चीज़ें जो टैक्स लॉ खुद ही अलाउ करता है, ठीक है ना। तो ये टैक्स लॉस की बात है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ टैक्स लॉ की बात है, टैक्स एग्जेम्पशन की बात हो रही है, किसी और बनी है। इसी तरह क्रेडिट्स और रिबेट्स टैक्स लॉ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ही दे रहा है। इसी तरह डिडक्शंस जो है डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन के, वो भी यही दे रहा है। इसी तरह ये जो टैक्स पेबल वगैरह है, ये सारी चीज़ें, तो ये सेक्शन जो है आपको ये सारी बातें बता रहा है। और फिर यहाँ भी ऐड हुआ है कि टर्नओवर से मुराद है कि जितने भी आप बिजनेसेस कर रहे हैं, जो भी आपने नीचे देखा ना कि आप टर्नओवर में आप गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकता है। सर्विस लॉ पे भी कमेंट्री चल रही है और गुड्स पे भी जो सेल्स टैक्स लगता है उस पर कमेंट्री चल रही है एवरी संडे 6 PM। आप कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री देख रहे हैं जहाँ हम सेल्स टैक्स एक्ट और सर्विस टैक्स, पंजाब सेल्स सर्विस टैक्स देख रहे हैं। तो दोनों को कंपेयर करके चल रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो नई प्रोविजंस ऐड हुई उनका मकसद था कि एक सिनेरियो क्लियर करें कि जो है ना ये सारी चीज़ें क्या हैं और ये कैसे मैनेज हो रही है, ठीक है जी। चलें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया है, टैक्स दोस्ती वेबसाइट है उसको विज़िट करें, उसके फोरम्स हैं वहाँ जाके भी ये पोस्ट होगी, वीडियो होम पेज पे भी कुछ देर के लिए अवेलेबल होगी। फिर जो फोरम्स हैं मुख्तलिफ, बिज़नेस इनकम का अलग फोरम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह ग्रुप्स बने, अगर आप IT फ्रीलांसर हैं या नॉन रेजिडेंट हैं तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि रेलेवेंट वीडियो जो बन चुकी हैं 450 के करीब वो अपने अपने मुख्तलिफ सेक्शंस में जाएंगी, उसके साथ ब्लॉग पोस्ट होगा ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवली समझ आ जाए। यानी कि जो ब्लॉग पोस्ट होगा मिनिमम टैक्स का, उसमें ये वीडियो भी होगी और मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन भी होगी। कोशिश हम करेंगे कि एक ऑटोमेटेड तरीके से हम
जो है मिनिमम टैक्स का सॉफ्टवेयर बनाए और वो आपसे क्वेश्चंस पूछे, अगर उन क्वेश्चन का जवाब दे तो वो आपको जो है कैलकुलेट करके दे दे कि जी इतना मिनिमम टैक्स बनता है। अब अगर जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम सेकंड शेड्यूल पे भी चलते हैं कि जो है सेकंड शेड्यूल क्या कहता है, फर्स्ट शेड्यूल में जो रेट्स हैं, अभी सेक्शन थोड़ा सा जो है 400 पेज पे चलते हैं जी। इस दफ़ा एक सेक्शन ऐड हुआ 242, तो पहले 241 तक थे, तो कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री में हमने 242 तक कमेंट्री किया है। ये फर्स्ट शेड्यूल, लेकिन ये पहला वो नहीं, इसमें हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा सैलरी नॉन सैलरी ये कंपनी के रेट्स हैं, आप देख सकते हैं 2022 में 21% है और फिर अगले साल से 20% होगा। ये सुपर टैक्स है 4B की बात हो रही थी, ठीक है जी, और डिविडेंड है 5, 6, 7, तो 113 थोड़ा सा सेक्शन आगे आएगा। कैपिटल गेन वगैरह के है, ये कुछ नए रेड में जो है इस में, और रेड में ये मिनिमम टैक्स है, इसको फ्रेश किया गया। अब आप देख सकते हैं कि मिनिमम टैक्स यानी सेल्स ऑयल मार्केटिंग कंपनी कैलकुलेट करेगी या स्विस नॉर्दर्न गैस करेगी, उस पर 0.75 लगाएगी और देखेगी कि हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है। नॉर्मली ये कंपनीज तो ऐसे लॉस में चल रही हैं, लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है तो नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये चूंकि एज कॉपरेशंस रजिस्टर्ड है, कॉपरेट एंटिटीज़ हैं और मिनिमम टैक्स लगता भी बेसिकली कॉपरेट्स पे फोकस हो जाए, तो 20 2022 के लिए वो लगाएंगे। अभी ऊपर हमने देखा था 22% कंपनीज पे 22% है टैक्स ईयर 22 के लिए। ऐसे मैच हो गया साल भी और वो भी, याद देखते हैं क्या टैक्स ईयर 22 के लिए 21% है, तो इस तरह भी याद रखा जा सकता है कि टैक्स ईयर 2022 के लिए 21% जो है वो जो है क्या कहते हैं टैक्स है। तो सुई सॉर्दन जो है वो मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन इस तरह करेगी कि वो 21% अपने टैक्सेबल प्रॉफिट का कैलकुलेट करेगी और उसके बाद जो है वो अपना टर्नओवर जितनी गैस उन्होंने सेल किया उसका 0.75, और अगर उनके और बिजनेसेस भी हैं तो है। तो यहाँ पे ये शुरू में तो ये गवर्नमेंट की इदारे लग रहे हैं, फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री है, ब्रीडिंग ब्रॉयलर, फिर ऑयल रिफाइनरीज है, फिर मोटर डीलर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं सेल्स टैक्स में, फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए 0.25 है, इनके लिए 0.5 है, पेट्रोलियम है, परसेंट टर्नओवर फ्रॉम सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम रनिंग एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन जिसकी सप्लाईज ई कॉमर्स के थ्रू है, ई कॉमर्स पे वो सेल कर रहा है, उस पर भी 0.25% लगेगा, और वो जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस चला रहा है दराज, उस पर भी मिनिमम टैक्स कैलकुलेट होगा। अब इंटरेस्टिंग बात है कि दराज एग्जाम्प्ट है कि नहीं, तो यहाँ टैक्स में फिर और जगह आपको देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन बिजनेसेस कहीं एग्जाम्प्ट हैं कि नहीं। टैक्स ईयर 2022 के लिए हम वीडियोस कर चुके हैं, ई कॉमर्स, टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स और ऑनलाइन, वो भी आप देख सकते हैं। पर्सन एंगेज इन सेल वगैरह, इन एनी अदर केस अगर ऊपर कोई भी आपकी कॉर्पोरेट कंपनी है ना, वो इसमें फॉल करे, पोल्ट्री में ना, ऑयल रिफाइनरी में ना, फार्मास्यूटिकल में ना, राइस में ना, टियर 1 ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में जैसे टेक्सटाइल वगैरह के ये प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर आप पर 1.25% लगेगा टैक्स ईयर 2022 के लिए। यहाँ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस। इस वीडियो को आप कुछ टाइम के लिए तो taxdosti.com की होम पेज पे भी देख सकेंगे। फिर ये जो उसका सेक्शन है मीट का, सॉरी आस्क का जो है, उस पेज पर आस्क के पेज पे होगा, और बेसिकली वहाँ बिजनेस इनकम का जो फोरम है जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि आप लोग जितने भी अपने क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें, ताकि उनका जवाब टैक्स दोस्ती टीम भी और बाकी लोग भी जो प्रोफेशनल्स हैं वो दें, और एक कंसेंसस से फिर एक क्लैरिटी हो मुख्तलिफ टैक्स की इश्यूज़ पे। तो वहाँ आपको फिर परमानेंटली मिलेगा, और जो है न्यूज़लेटर वगैरह को आप सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें taxdosti.com की वेबसाइट पे। थैंक यू।